हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक YouTube पर मेरे 36 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव देते रहिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है मगध साम्राज्य नंद वंश भाग 3। इसके पूर्व मगध साम्राज्य का उदय भाग 1 और मगध साम्राज्य के शासक हर्यक वंश और शिशुनाग वंश पर मेरे वीडियो आ चुके हैं। आपने अगर उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि इस तीसरे वीडियो को समझने में आसानी हो। पूर्व के वीडियो में हमने मगध साम्राज्य की स्थिति का अध्ययन किया था कि मगध साम्राज्य का भाग कौन सा हिस्सा था। तो हमने वहां अध्ययन किया कि वर्तमान बिहार के पटना और गया जिलों के भागों को मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक राजधानी उसकी राजगृह हुआ करती थी और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में परिवर्तित हो गई। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा मगध वंश के शासकों हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी को बनाए रखा और राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि राजगिरी चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। उसके बाद शिशुनाग वंश का काल आया। शिशुनाग वंश के शासकों ने भी मगध साम्राज्य को गौरव प्रदान किया। आज हम मगध साम्राज्य के अगले वंश नंद वंश, जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया, उसका अध्ययन करते हैं और जोड़ते हैं आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से। तो चलिए देखते हैं कि नंद वंश ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य पर कब तक शासन किया। तो इसे कोड करते जाइएगा कि नंद वंश ने 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। नंद वंश ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उस समय नंद वंश का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो गया था और राजधानी पाटलिपुत्र का गौरव बहुत ही महत्वपूर्ण था। पाटलिपुत्र जो गंगा और सोम के संगम पर बसी हुई थी, ये नदियां पाटलिपुत्र की रक्षा का काम करती थी। तो नंद वंश का गौरव कैसा था और नंद वंश ने अपने साम्राज्य को कैसे प्रारंभ किया, नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे और नंद वंश का कैसे अंत हुआ, हम अब इस महत्वपूर्ण वीडियो से परिचित होते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि शिशुनाग वंश का अंत कर सत्ता हथियाने वाला महापद्मनंद, नोट कर लीजिएगा कि शिशुनाग वंश का अंत कर सत्ता हथियाने वाला महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक बना। यानी महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद के विषय में जो शास्त्र कहते हैं उसके और जो साक्ष्य है उसके हिसाब से महापद्मनंद निम्न वर्ण का था। अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जो महापद्मनंद के विषय में क्या कहती है। पुराणों में महापद्मनंद और महाबोधिस वंश महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से बताते हैं। यानी पुराण और महाबोधि वंश महापद्मनंद को उग्रसेन कहते हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उग्रसेन के नाम से किस राजा को जाना जाता था, तो उग्रसेन के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता था। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि पुराणों के अनुसार महापद्मनंद
शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान था। इससे भी यह तर्क सिद्ध होता है कि महापद्मनंद का संबंध निम्न वर्ग से था। चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि पुराण महापद्मनंद के विषय में और क्या कहते हैं। तो कोट कर लीजिएगा, विष्णु पुराण में परशुराम की तरह क्षत्रियों का विनाश करने वाला और धन का लोभी तथा बलवान महापद्मनंद को बताया गया है। जिस प्रकार से परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था, उसी प्रकार से महापद्मनंद ने भी क्षत्रियों का विनाश किया। अगले महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ देखते हैं कि महापद्मनंद ने किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया। तो महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक राट, उस समय जो सम्राट अपने राज्य का दूर दूर तक विस्तार करते थे वो उपाधियां धारण करते थे। तो यहाँ पर महापद्मनंद ने भी एक राट की उपाधि धारण की। अब महापद्मनंद के विषय में और कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, इसका अध्ययन करते हैं। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में से महापद्मनंद के कलिंग विजय, कोट कर लीजिएगा, कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। अब आगे महापद्मनंद के विषय में और कौन सी जानकारियां मिलती है कि पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथ में महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 बताई गई है। महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था और मगध को गौरवान्वित किया था। अब हम नंद वंश के अगले शासक का अध्ययन करते हैं, धननंद। धननंद एक शक्तिशाली शासक थे और धननंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक किया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब धननंद की विशाल सेना के विषय में सुनकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो जिस धननंद ने मगध को गौरवान्वित किया, मगध के साम्राज्य को दूर दूर तक विस्तारित किया, पाटलिपुत्र के गौरव को बढ़ाया, उस धननंद की उपलब्धियां कौन सी है और धननंद के विषय में किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। नंद वंश के अंतिम राजा के रूप में धननंद को माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट धननंद था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट या राजा कौन था, तो उस समय मगध का राजा धननंद था। अब यूनानी लेखकों ने कोट कर लीजिएगा कि धननंद को अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। जिस प्रकार से महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था, यहाँ पर यूनानी लेखकों ने धननंद को अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। अगले बिंदु की अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि यूनानी लेखकों के अनुसार असीम सेना तथा अतुल संपत्ति। यूनानी लेखकों का मानना है कि धननंद के पास अतुल संपत्ति थी और असीम सेना थी। अब धननंद के पास कितनी विशाल सेना थी, इसके विषय में कर्टियस उल्लेख करते हैं। कर्टियस के अनुसार, कोट कर लीजिएगा, 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ सेना और 3,000 हाथी की सेना धननंद के पास थी। इससे यह सिद्ध होता है कि धननंद के पास एक विशाल सेना थी। इस कारण से सिकंदर ने मगध की तरफ बढ़ना उचित नहीं समझा और सिकंदर की सेना ने मगध की तरफ बढ़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। अब आगे देखते हैं कि धननंद के विषय में और कौन सी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर कोट कर लीजिएगा, जेनोफोन के अनुसार धननंद बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, यानी धननंद के पास जो है अतुल संपत्ति थी। वो धननंद को जो है धन का लोभी भी कहा जाता है। इस विषय में पुष्टि और कौन कौन से शास्त्र और साक्ष्यों से होते हैं, तो संस्कृत, तमिल तथा सिहली ग्रंथों में धननंद को अतुल संपत्ति का स्वामी बताया गया है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि धननंद के साम्राज्य का विस्तार कहां तक था। तो धननंद में कोट कीजिएगा इसे, धननंद में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में मगध तक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। अब
धन्वन के जीवन काल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है और नंद वंश का अंत कैसे होता है, आगे के बिंदुओं में हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो ये वही धननंद हैं जिन्होंने आचार्य चाणक्य को अपमानित किया था। और आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, धन्वन को आचार्य चाणक्य को अपमानित करना बहुत भारी पड़ा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से आचार्य चाणक्य की धन्वन को समाप्त करने में भूमिका रही। आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धन्वन की हत्या कर दी गई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। इस प्रकार से मगध साम्राज्य के ऊपर अब मौर्य वंश शासन करने लगता है। हम देखते हैं कि नंद वंश का ऐतिहासिक महत्व क्या है, नंद वंश ने किस प्रकार से मगध और पाटलिपुत्र के गौरव को बढ़ाया। तो मगध राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्धशाली हो गया था। दूसरा देखते हैं कि हिमालय पार के देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध थे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं और इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि नंद वंश ने मगध के गौरव को बहुत दूर दूर तक प्रचारित किया और इस प्रकार से इतिहास में नंद वंश का महत्व बहुत अधिक है। अगले वीडियो के रूप में मैं मौर्य वंश और उससे जुड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालूंगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।